हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट स्टार्ट कर चुके थे पिछला वीडियो में। आप लोग पिछला वीडियो देखो, फिर यहाँ आओ तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग देख रहे थे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट, ठीक है। पिछला वीडियो में कुछ एक्सपेंसेस देख लिए थे, अब हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले पिछला वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आओ। सो पिछला वीडियो देखने के बाद यहाँ आके कॉपी पेन लेके बैठ जाना और आगे का वीडियो पूरा देखना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हम लोगों का कंटिन्यूएशन वीडियो है। हम लोग पिछले क्लास में वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट स्टार्ट कर चुके थे। कुछ हम लोग एक्सपेंसेस देख चुके थे, जैसे कि डिस्काउंट एंड सब्सिडी देख चुके थे। डिस्काउंट एंड सब्सिडी में हम लोगों ने देखा था क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सब्सिडी, ग्रांट, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में टोल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब का जो एडजस्टमेंट होने वाला है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे IGST, CGST, SGST है, ये हम लोग बाद में करते हैं। पहले हम लोग छोटा छोटा पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग फाइन एंड पेनल्टीज में आते हैं। किस में आते हैं? फाइन एंड पेनल्टीज। क्या होगा अगर मेरे रास्ते में जब हम लोग सामान ला रहे हैं और रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गया तो फाइन लगता है। या तो जो गाड़ी चला रहा है वो फाइन देगा, या फिर बायर को फाइन देना होगा, या फिर सप्लायर को फाइन देना होगा। तो हम लोग जो कि बायर है वो क्या एंट्री करेंगे, क्या हम लोग उसको कैसे एडजस्ट करेंगे अपने कॉस्ट ऑफ परचेज में, उसका हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे, ठीक है। पहला फाइन एंड पेनल्टीज है डीमर्ज। क्या है? डीमर्ग। डीमर्ग क्या होता है? डीमर्ग होता है अगर हम लोग कोई सामान लेके आ रहे हैं और लेट हो गया। लेट होने से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, ट्रांसपोर्ट जो मेरा कर रहा है, जो कि मेरा गाड़ी से सामान ला रहा है, अगर मान लेते हैं मेरे को सामान लोडिंग करने में 2 दिन लग गया, उसको 1 दिन में हमको लोड करने आगे भेजना था, लेकिन मेरे को लोड करने में इतना सामान था, लोड करने में 2 दिन लग गया, तो वो क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा 1 दिन लग रहा है उसका फाइन देगा। हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम लोग एक दिन में वो लोड कर देते, वो सामान लोड कर देते, तो मेरा फाइन लगता क्या? लगता नहीं लगता। मतलब वो हमारे लापरवाही के कारण ये फाइन लगा है, तो जब हम लोगों के लापरवाही के कारण कुछ लगता है ना, तो उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड नहीं करते हैं। मतलब बोल सकते हैं ये एक एबनॉर्मल कॉस्ट है। ये कैसा कॉस्ट है? एबनॉर्मल कॉस्ट है। तो एबनॉर्मल कॉस्ट को हम लोग वैल्यूएशन जब करेंगे मटेरियल रिसिप्ट का, उसमें हम लोग ऐड नहीं करेंगे। सेम फाइन का भी है। हम लोग फाइन कब देते हैं? जब हम लोग का कुछ गलती होता है, हम लोग जब गलती कर रहे हैं तब फाइन दे रहे हैं, तब मेरे पे फाइन इंपोज होगा। तो अगर वो गलती हम लोग नहीं करते तो फाइन इंपोज नहीं होगा। अगर हम लोग गलती नहीं करते तो फाइन इंपोज नहीं होगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे वो गलती हो ही ना भैया। अगर वो गलती हो रहा है मतलब तुम कुछ एबनॉर्मल कॉस्ट खर्चा कर रहा है, इसको हम लोग रोक सकते थे ना। ये फाइन होने से रोका जा सकता था, जो भी गलती था वो गलती हम लोग करने से रुक सकता था। तो वो गलती हम लोग ना करें तो हम लोगों का वो कॉस्ट नहीं लगेगा। तो ये भी एक तरह का एबनॉर्मल कॉस्ट है, तो हम लोग वो उसको भी वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के समय ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। पेनल्टी का भी सेम है। पेनल्टी भी कब देते हैं? जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं या फिर रूल रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं। कुछ रूल रेगुलेशन है उसका अगर वायलेशन करते हैं तब हम लोग को फाइन और पेनल्टी इंपोज होता है। तो अगर हम लोग का ऊपर फाइन और पेनल्टीज इंपोज हो रहा है मतलब हम लोगों ने रूल रेगुलेशन तोड़ा है, तो उस रूल रेगुलेशन को हम लोग नहीं भी तोड़ सकते थे, मतलब वो हम लोगों के हाथ में था। तो अगर कुछ चीज हम लोगों के हाथ में है और हम लोग वो नहीं कर रहे, मतलब वो एबनॉर्मल कॉस्ट है। ये एक तरह का एबनॉर्मल कॉस्ट है। तो एबनॉर्मल कॉस्ट हम लोग मटेरियल रिसिप्ट के साथ जब वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट करेंगे उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि जितना तरह का भी फाइन और पेनल्टीज होता है, कोई भी वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट के समय ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि सारा का सारा एबनॉर्मल कॉस्ट है, मेरा एबनॉर्मल खर्चा है, ठीक है। तो एबनॉर्मल खर्चा को हम लोग मटेरियल रिसिप्ट के साथ नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर
अगर मान लेते हैं हम लोगों को कुछ सामान मंगवाना है, ठीक है, कुछ सामान मंगवाना है, और सामान मंगवाने के टाइम ना जो सेलर है वो एक सेल्समैन के थ्रू बेच रहा है। हम लोगों मेरे बायर और सेलर के बीच में एक सेल्समैन है, ठीक है, एक बायर है और सेलर के बीच में सेल्समैन है। तो ये सेल्समैन क्या करेगा, ब्रोकरेज लेगा, कमीशन लेगा ना भैया, कमीशन लेगा। सेलर हम लोगों को बेचेगा, ये बीच में कमीशन लेगा। तो ये कमीशन का पैसा क्या होगा, ध्यान से समझना। बायर अगर पैसा दे रहा है, बायर अगर कमीशन का पैसा दे रहा है तो वो परचेज के साथ ऐड हो जाएगा। मेरा जो कॉस्ट होगा, मटेरियल का कॉस्ट होगा, उसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रोकरेज एंड कमीशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये जो हम लोग कॉस्ट, हम लोग जो मटेरियल मंगवा रहे हैं, वो डायरेक्टली मटेरियल के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली पड़ रहा है ना, क्योंकि वो जब हम लोग मंगवा रहे हैं तो उसको हम लोग पैसा दे रहे हैं, क्यों, मटेरियल के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूएबल है, इसीलिए हम लोग ब्रोकरेज का पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अगला है फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड क्या होता है, जब हम लोग ट्रेन से या प्लेन से जब सामान मंगवाते हैं तो उसको फ्रेट बोलते हैं, ठीक है। फ्रेट इनवर्ड, जब हम लोग सामान मंगवा रहे हैं तो मेरा ट्रेन और प्लेन का खर्चा हो रहा है। सेम चीज हम लोग इसको भी जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव करेंगे तो फ्रेट इनवर्ड को भी जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी डायरेक्ट मटेरियल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मटेरियल को लाने के लिए फ्रेट देना जरूरी है, ठीक है। अगला आता है कॉस्ट ऑफ कंटेनर। क्या होता है कॉस्ट ऑफ कंटेनर, लेट्स से हम लोग कुछ सामान मंगवा रहे हैं, जिस एक हम लोग टीवी मंगवा रहे हैं और उसको ना एक आदमी जो भी हम लोगों को बेच रहा है, हम लोग 100 पीस टीवी मंगवा रहे हैं, उसको ना अच्छा से एक कंटेनर में एक अच्छा सा पैकिंग करके भेजा है, ठीक है। और उसका ना जो इस कंटेनर में वो भेजा है उसका दाम 150 रुपया है, पर कंटेनर 150 रुपया है। तो हम लोगों को 150 इंटू 100 15,000 रुपीज का कंटेनर मेरे पास है, 15,000 का कंटेनर है। अगर जो हम लोगों को बेचा है, जो कि सेलर है, अगर वो कंटेनर को रिटर्न ले लेता है, और 15,000 मेरे को वापस कर दे रहा है, 15,000 वापस कर दे रहा है, तो अगर रिटर्नेबल है, अगर कंटेनर रिटर्नेबल है तो हम लोग उसको एक्सक्लूड करेंगे, हम लोग उसको माइनस कर देंगे। और अगर नॉन रिटर्नेबल है तो प्लस करेंगे। नॉन रिटर्नेबल है तो प्लस करेंगे, क्यों, जब नॉन रिटर्नेबल होगा तो मेरा खर्चा बढ़ गया, मेरा इसका तो खर्चा टीवी के साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो रिटर्न ले लेता है तो हम उसको माइनस कर देंगे, रिटर्न नहीं लेता है तो प्लस कर देंगे। अब आता है शॉर्टेज। अब अगला क्या है, शॉर्टेज क्या होता है, शॉर्टेज 2 टाइप का हो सकता है, एक तो नॉर्मल शॉर्टेज हो सकता है, एक एबनॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, अब समझना। हम लोग अगर एक कंटेनर से सामान मंगवा रहे हैं, लेट से हम लोग पेट्रोल मंगवा रहे हैं या फिर हम लोग सरसों का तेल मंगवा रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल मंगवा रहे हैं, तो वो बड़ा सा कंटेनर में आएगा। अब जब कंटेनर में मंगवाए हम लोग 1000 लीटर तेल मंगवाए, ठीक है, 1000 लीटर तेल मंगवाए ना, तो जब कंटेनर से उतारा जाएगा तो 4-5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर जो है ना वो कंटेनर में चिपका रह जाएगा, वो कंटेनर में क्या होगा, चिपका रह जाएगा। या फिर अगर पेट्रोल मंगाए तो वो कुछ इवेपोरेट कर जाएगा, है ना, इवेपोरेट कर जाएगा या चिपका रह जाएगा। जब बालू मंगवाते हैं तो जिस गाड़ी पे बालू मंगवाते हैं गाड़ी पे बालू चिपका रह जाता है, तो वो सब क्या है, नॉर्मल खर्चा है, वो होगा, वो तुम रोक नहीं सकता है। अब ऐसा नहीं कर सकता हम गाड़ी से एकदम तेल छान के निकालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नॉर्मल खर्चा है, ये होगा। तो जब नॉर्मल खर्चा होगा तब क्या होगा, अच्छा एबनॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल होता है जो हम लोगों के गलती की वजह से होता है, ठीक है। लेट से हम लोग अगर मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, हम लोग कुछ सामान मंगवा रहे हैं, वो गलती से मेरा खराब हो गया, ठीक है, तेल का कंटेनर मंगवा रहे थे, मेरे हाथ से टूट गया, ठीक है, या फिर रास्ते में चोरी हो गया, ये सब क्या है, इसको रोका जा सकता है, तो ऐसा खर्चा को एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल शॉर्टेज बोलते हैं। अगर मेरा जो मटेरियल जब मंगवा रहे हैं
वो नॉर्मल कारण के वजह से शॉर्ट हुआ है, नॉर्मल कारण की वजह से मेरा जो जितना मंगवा रहे थे उसे शॉर्ट हुआ। तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे जो बचा हुआ हम लोगों का क्वांटिटी है उसके साथ जो टोटल कॉस्ट लगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे। कैसे वो देखते हैं। लेट्स से नॉर्मल हम लोग 1000 लीटर हम लोग तेल मंगवाए, ठीक है, जिसका कॉस्ट मेरे को आया 1 लाख रुपीस, ठीक है, 1000 लीटर तेल मंगवाए 1 लाख रुपीस कॉस्ट पड़ा। अब ना 20 लीटर मेरा इवेपोरेट हो गया या बोल सकते हैं गाड़ी में चिपका रह गया, ठीक है। अभी भी कॉस्ट तो मेरा 1 लाख रुपया ही है ना, लेकिन मेरे पास बचा कितना, 980 लीटर तेल बचा है, ठीक है। तो अब जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड करेंगे, जब हम लोगों के पास मटेरियल आएगा, ये इसको तो हम लोग रोक नहीं सकते। ये 20 लीटर मेरा नॉर्मल वेस्टेज है, ये तो होके ही रहेगा। तो मेरे पास कितना बचा, 980 लीटर तेल बचा हुआ है, और अब 1000 लीटर का 1 लाख रुपया था, ये नॉर्मल वेस्टेज है, इसका होना तय है। तो हम लोग ये मानेंगे कि जो 1 लाख रुपया है वो 980 लीटर तेल का है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करें तो मेरा ये जो कॉस्ट आ रहा था वो 100 रुपीज करीब आ रहा था, ठीक है। मतलब 1000 लीटर तेल का 1 लाख रुपया मतलब 100 रुपीज करके आ रहा था। अब मेरा 980 रुपया अगर 980 लीटर तेल हो गया जिसका कीमत हो गया 1 लाख रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 980, जो भी आएगा ये मेरा हो जाएगा पर यूनिट कॉस्ट, मतलब मेरा पर लीटर तेल का कीमत आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब ये 20 लीटर का जो कॉस्ट था, 20 लीटर का जो कॉस्ट था वो पूरा 980 यूनिट्स में एब्जॉर्ब हो गया, पूरा 980 यूनिट्स में एब्जॉर्ब हो गया, मतलब पर यूनिट कुछ रुपया बढ़ जाएगा, कुछ पैसा बढ़ जाएगा। ये नॉर्मल वेस्टेज का काम होता है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। एबनॉर्मल में क्या करेंगे, एबनॉर्मल में कुछ नहीं करेंगे, यही आप समझो, ये अगर 20 लीटर एबनॉर्मल होता, हम लोग से टूट के गिर गया, तो हम लोग क्या करते भैया, 20 लीटर का कितना होता है, अब यही सम्स को हम लोग अलग से करते हैं, ठीक है। बात समझना, हम लोग 1000 लीटर तेल मंगवाए जिसका कीमत कितना था, 1 लाख। अगर 20 लीटर मेरा एबनॉर्मल वेस्टेज है, क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज है, तो 20 लीटर का कितना होता है, 2000 रुपया, 100 रुपया करके, तो मेरा 980 लीटर तेल का कीमत 98,000 रुपया ही रहेगा, ठीक है। मेरा 980 लीटर तेल का 98,000 रुपया ही रहेगा। तो अब बोलेगा भैया ये 2000 का क्या करेंगे, ये 2000 कॉस्टिंग पीएल में चल जाएगा, लॉस दिख जाएगा मेरा, ठीक है, ये एबनॉर्मल लॉस दिखेगा कॉस्टिंग पीएल में। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा अमाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा एबनॉर्मल लॉस है तो सीधा हम लोग माइनस कर देंगे, अगर नॉर्मल लॉस है तो एडजस्ट करवा देंगे। मेरा टोटल अमाउंट के साथ जो बचा हुआ इफेक्टिव यूनिट है उसको डिवाइड करेंगे, जो मेरा रेट आएगा वो मेरा हो जाएगा, मतलब मेरा मटेरियल का रेट हो जाएगा, हम लोग उस रेट पे खरीदे हैं ऐसा मान लेंगे, ठीक है। समझ में आया, ये दोनों समझ में आ गया। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन टॉपिक ये है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्या होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर तुम लोगों ने आईडीटी पढ़ा है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो पता होगा, या फिर नहीं भी पढ़ा है तो तुम लोगों ने सुना तो होगा, तुम उस जमाने के बच्चे हो जहां से जीएसटी का शुरुआत हुआ 2016। तो जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है अगर तुम लोग इंट्रा सप्लाई करते हो। अच्छा, इंटर सप्लाई क्या होता है, ये सब तुम लोग जब आईडीटी पढ़ोगे तो बहुत डीप में जाके पढ़ोगे, हम यहाँ छोटा सा ब्रीफ दे रहे हैं, बस समझ जाना। जब हम लोग कोलकाता में बैठ के, कोलकाता तो शहर हो गया, लेट्स से वेस्ट बंगाल के अंदर बैठ के पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल में, मतलब वन स्टेट इन अ स्टेट, अगर हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों का जो खरीदना बेचना हो रहा है इन अ स्टेट हो रहा है, वेस्ट बंगाल में आ रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही हम लोग बेच रहे हैं, देन
उसको हम लोग इंट्रा सप्लाई बोलेंगे, हम लोग उसको इंट्रा सप्लाई बोलेंगे। और इंट्रा सप्लाई के लिए जो भी रेट होता है, लेट से हम लोग कुछ मंगवाए, हम लोग मंगवाए बुक्स मंगवाए, अब ये ट्यूशन सेंटर के लिए बुक मंगवाए तो एजुकेशन पे 18% का हम लोग जानते हैं हम लोगों का जीएसटी है, तो 9% सीजीएसटी हो जाएगा और 9% एसजीएसटी हो जाएगा। अगर हम लोग इंटर सप्लाई करते हैं, लेट से वेस्ट बंगाल में रह के बिहार में सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, ये ब्रीफ डिस्कशन था, समझ में आ गया होगा। ये तो छोटा सा हम आईडीटी का सिर्फ एग्जाम्पल दिया, तुम लोगों को समझा दिए कि आईजीएसटी एसजीएसटी होता क्या है। ठीक है, इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है, अगर हम लोग मटेरियल मंगवा रहे हैं तो माने मटेरियल जब मंगवा रहे हैं तो ये जाहिर सा बात होगा, इसमें जीएसटी तो लगेगा, जीएसटी लगा होगा। अगर वो बोल रहा है कि जीएसटी ऐड किया हुआ नहीं है, जीएसटी ऐड किया हुआ नहीं है, तभी हम लोग तभी इस पे ध्यान देंगे, नहीं तब तो कुछ करना ही नहीं है। अगर बोला नहीं है कुछ, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और समझना, अगर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अगर हम लोगों का जीएसटी उस पे दिया हुआ है और क्रेडिट अवेलेबल है, हम लोगों का क्रेडिट अवेलेबल है। अब एक क्रेडिट क्या होता है ये समझना। जब हम लोग लेट से हम लोग ना हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं, हम लोग बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, हम लोग बिल्डिंग बनवाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग बनवाने के लिए हम लोग क्या किए, ये बिल्डिंग बनवा रहे हैं। अब बिल्डिंग जब बनाएंगे तो बिल्डिंग खरीदने के लिए कोई आएगा, तब जब बिल्डिंग खरीदने के लिए आएगा तो उस पर जीएसटी देगा, उस पर जीएसटी देगा। बिल्डिंग जब खरीदेगा तो परचेज पे जीएसटी देगा, परचेज पे जो जीएसटी देगा, मेरा काम ये होता है ये जीएसटी को लेके हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों को ये दे देना होता है। ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, जिसको भी हम लोगों को जीएसटी पहुंचाना होता है। लेकिन अगर हम लोग जब बिल्डिंग बनवा रहे थे तो हम लोग मटेरियल खरीदे होंगे, हम लोग बिल्डिंग जब बनवा रहे हैं, वी आर रजिस्टर सप्लायर, हम लोग अगर मटेरियल खरीद रहे जहां से, अगर रजिस्टर सप्लायर से खरीद रहे हैं, वो मेरे से जीएसटी लेगा, वो लेगा ना जीएसटी, वो मेरे से जीएसटी लेगा। तो अगर बिल्डिंग जब हम लोग बेच रहे हैं, अगर वो मेरे को 1 लाख रुपया जीएसटी देता है, और जब हम लोग मटेरियल खरीदने आए थे, जब हम लोग मटेरियल खरीदने गए थे, तो वहां से हमने मेरे से 20,000 रुपया जीएसटी ले लिया। वो लोग क्या किया, 20,000 जीएसटी मेरे से लिया। तो ये जो 20,000 लिया ना, सरकार गवर्नमेंट ये बोलेगा भैया तुमको ये 20,000 इसमें से देने का जरूरत नहीं है, तुम मेरे को सिर्फ 80,000 दो। अब बोलेगा भैया ये क्या हुआ, बात समझ में नहीं आया। बात समझना, 1 लाख रुपया मेरे को, मान लेते हैं तुम मेरे से बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, तुम लोग मेरे से बिल्डिंग खरीदा और मेरे को 1 लाख रुपया का जीएसटी दिया। 1 लाख रुपया का जो जीएसटी दिया, मेरा काम है 1 लाख रुपया सरकार को पहुंचाना। ठीक है, मेरा काम क्या है, 1 लाख रुपया सरकार को पहुंचाना। बट जब हम मटेरियल खरीदे होंगे, बिल्डिंग बनाने के समय मटेरियल लगा होगा, हमको बालू लगा होगा, सीमेंट लगा होगा, ठीक है, उस पर हम जीएसटी दिए होंगे, जीएसटी देंगे ना, तो उस पर लेट से 20,000 रुपया जीएसटी हम लोग दे दिए। 20,000 जब जीएसटी दिए, उसका काम क्या है, ये 20,000 को सरकार तक पहुंचाना। ठीक है, तो अगर ऐसे समझे, मेरा 20,000 सरकार तक तो पहुंच गया, मेरा 20,000 हम सप्लायर को दिया, सप्लायर क्या किया, सरकार को पहुंचा, मेरा 20,000 पहुंच गया। यहां से हम 80,000 पहुंचा रहे हैं, तो अगर हम लोग देखें तो 80 और 20 1 लाख तो पहुंच गया ना सरकार के पास, मेरे को 1 लाख देना था। तो यही जीएसटी का सबसे बड़ा खासियत है कि अगर हम लोग किसी चीज से कमा रहे हैं और अगर हम लोग उस पर जीएसटी दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग किसी चीज को बेच के अगर हम लोग उस पर जीएसटी दे रहे हैं, सॉरी जीएसटी ले रहे हैं, अगर उसी को बनाने में, उसी को बनवाने में अगर मेरा कुछ मटेरियल लगा होगा, उस पर अगर हम लोग जीएसटी दे रहे हैं, तो वो जीएसटी हम लोग माइनस कर सकते हैं। ये होता है क्रेडिट का सिस्टम। इसको और डीप में तुम लोग आइडेंटिटी जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। क्रेडिट क्या होता है, हम लोगों को सरकार बोलता है, अगर तुम लोग जब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें जो मटेरियल लग रहा है, उस पर अगर तुम लोग जीएसटी दे रहा है, तो उसको तुम अपने जीएसटी से माइनस कर सकते हैं। अगर वो क्रेडिट अवेलेबल है, अगर वो क्रेडिट अवेलेबल है, तब तो हम जीएसटी को माइनस करेंगे, वरना हम लोग जीएसटी को
माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो IGST है, CGST है, SGST है, अगर अगर मटेरियल पे, पहला बात तो सबसे दिमाग में फिट कर लेना, मटेरियल पे अगर ना बोला हो, सम्स में अगर ना बोला हो कि मटेरियल पे हम लोगों का GST दिया हुआ नहीं है, मटेरियल पे GST दिया हुआ नहीं है, या वो बोलेगा कि GST एक्सक्लूडेड है, GST एक्सक्लूडेड है, तभी हम लोग इस पे ध्यान देंगे, नहीं तो देना ही नहीं है। ठीक है, अगर बोला है कि मटेरियल में GST इंक्लूडेड नहीं है, GST इंक्लूडेड नहीं है, देन क्या करेंगे, अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तब प्लस कर देंगे, क्रेडिट अवेलेबल है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? नहीं भी समझ में आया, सम्स करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा ओवरऑल तुम लोगों को ये समझ में आ गया। हम लोग जब सम्स करेंगे ना तो और भी क्लियर होगा कि कहाँ क्या होगा। ठीक है, चलो एक सम्स, इसके बाद एक न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। तो सम्स दिख रहा है आप लोगों को? सम्स तो आ गया आपके स्क्रीन पे। सम्स कुछ इस प्रकार है, देखो केमिकल, हम लोग कुछ केमिकल मंगवा रहे हैं, हम लोग कुछ केमिकल मंगवा रहे हैं, केमिकल A, केमिकल B। ध्यान से समझना, हम लोग क्या मंगवा रहे हैं, केमिकल। केमिकल कितना मंगवा रहे हैं, ये मंगवा रहे हैं 10,000 kg, ठीक है, और B मंगवा रहे हैं 8,000 kg। ठीक है, 10,000 kg A मंगवा रहे हैं, 8,000 kg B मंगवा रहे हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, बोल रहा है कि 10,000 kg में से ना 500 kg जो नॉर्मल लॉस है। ठीक है, 500 kg नॉर्मल लॉस है, और इसमें केमिकल बी में 8,000 में 320 kg नॉर्मल लॉस है। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल लॉस जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो क्वांटिटी खरीद के लाते हैं उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, और जो क्वांटिटी मेरे पास बचता है उसमें जो टोटल कॉस्ट आता है उसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि मेरे पास कितना क्वांटिटी बचा, या मेरे पास एट द एंड ऑफ द सब कुछ नॉर्मल लॉस काट कूट के मेरे पास कितना पहुंचा। ठीक है, मेरे पास कितना पहुंचा ये देखेंगे ना। तो केमिकल में से नॉर्मल लॉस कितना हुआ, 500 kg, 320 kg। अगर इसको देखें तो 9,500 आता है, इसको अगर देखें 7,680 kg आता है। ठीक है, तो मतलब अभी केमिकल ए मेरे पास 10,000 kg मंगवाए थे, 8,000 kg मंगवाए थे, जिसमें से कि 500 kg हम लोगों का नॉर्मल लॉस हो गया, 320 हम लोगों का नॉर्मल लॉस हो गया। तो नॉर्मल लॉस जो हुआ उसको वैसे ही लिख दिए। ठीक है, माइनस किए, ये आया मेरे पास। फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2% जो है, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, उसमें हम लोग फर्दर डिटोरेशन की वजह से हम लोग ना प्रोविजन करके रखे हैं कि 2% नॉर्मल लॉस होगा और 2% नॉर्मल लॉस होगा। जितना बचा हुआ है उसका 2% और नॉर्मल लॉस होने का चांस है, तो हम लोग माइनस कर देंगे 2% फर्दर कितना है, 950 का 2% 190, और इसका 2% कितना होता है 153.6, है ना। अगर हम लोग इसको घटाए तो कितना आएगा, 9,310 यूनिट, मतलब 9,310 kg मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल है ना। 9,310 kg क्वांटिटी मेरे पास आया है। अब 7,680 kg का मेरे पास सामान था, जिसमें कि 2% हम लोग फर्दर डिटरेशन किए, तो मेरे पास सामान बचता है 7,526.4, है ना। ये कितना केजी बचता है, तो मेरे पास सब कुछ नॉर्मल लॉस काट कूट के मेरे पास कितना लास्ट में आया, 9,310 kg सामान आया, इसमें 7,526 kg सामान आया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। अगर प्रॉब्लम है देख लो, 10,000 kg हम लोग मंगवाए,
जिसमें कि 500 केजीज क्या है, ये हम लोगों का नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस हम लोग माइनस कर दिए क्वांटिटी से, दोनों को फिर से हम बोल रहा है, फिर से 2% का डिटोरेशन हम लोग करेंगे, कर देंगे भैया, जो बोल रहा है कर दो, कर दिए। ये मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखे थे, जब नॉर्मल लॉस होता है तो मेरा जो टोटल कॉस्ट होता है, हम लोगों के एग्जांपल में मेरे पास 1 लाख का सामान आया था और 980 यूनिट बचा था। मतलब जो मेरे पास टोटल कॉस्ट आता है और मेरे पास जो अवेलेबल होता है उसको जो डिवाइड करते हैं, और जो आता है उस यूनिट, उस रेट पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको वैल्यूएशन करते हैं, उस रेट पे हम लोग अपना सामान को रखते हैं और बेचेंगे उस रेट पे, ठीक है। मतलब हम लोग को सबसे पहले तो मेरा जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो निकल गया। अब क्या है, टोटल कॉस्ट कितना लगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, परचेज कॉस्ट। सम्स में देखो 10,000 kg जो है वो 10 रुपीज पर यूनिट आया है, और 8,000 kg हो या 13 रुपीज पर kg आया है। तो 10,000 kg आया है 10 रुपीज करके, मतलब परचेज कॉस्ट मेरा पड़ा है 1 लाख का, कोई शक नहीं है। 8,000 kg पड़ा है 13 रुपीज करके 1,04,000, ठीक है। 1 लाख रुपया मेरा इसका कॉस्ट, मेरा केमिकल ए खरीदने का परचेज कॉस्ट आया है, और 8,000 kg का मेरा 1,04,000 का कॉस्ट आया है, ठीक है। अब कुछ खर्चा है, देख लो कुछ खर्चा दिया हुआ है, उस खर्चा को हम लोग जो पढ़े अभी, क्या क्या खर्चा ऐड होगा, क्या क्या इग्नोर करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले बस बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया है। हम लोग टैक्स एंड ड्यूटीज में देखिए, कस्टम ड्यूटी जब हम लोग देते हैं, जब हम लोग कस्टम ड्यूटी हम लोग अगर पे करते हैं, उसको हम लोग ऐड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटीज एट द रेट ऑफ 10%। 1 लाख का 10% 10,000, और 1,04,000 का 14,000, 10,400, सॉरी 10,400, ठीक है। परचेज कॉस्ट मेरा 1 लाख 1,04,000 आया, कस्टम ड्यूटी 10,000 और 10,400 आया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। अब ना रेलवे फ्रेट आया है, अभी हम लोग अभी जस्ट किए। रेलवे फ्रेट क्या होता है, हम लोग जब रेलवे से कुछ सामान मंगवाते हैं तो रेलवे को हम लोगों को कॉस्ट देना होता है, पैसा देना होता है। वो डायरेक्टली हम लोगों को कॉस्ट पे असर डालेगा, क्योंकि वो हम लोग मटेरियल गाड़ी से मंगवा रहे हैं। वो मंगवाने के लिए मेरे को गाड़ी का खर्चा देना ही पड़ेगा, नहीं तो मटेरियल मेरे पास आएगा नहीं। तो वो डायरेक्ट खर्चा है, तो डायरेक्ट खर्चा हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको प्लस करेंगे। रेलवे फ्रेट टोटल कितना है, मेरे पास 3,840 रुपीज़ है। अब ध्यान से समझना, ये 10,000 kg हम लोग मंगवाए थे, और एक मंगवाए थे 8,000 kg, और ये जो 3,840 है टोटल 18,000 को मंगवाने का चार्ज है, टोटल 18,000 को मंगवाने का चार्ज है। तो भैया ये अकेला क्यों देगा, या फिर ये अकेला क्यों देगा, तो जिस रेशियो में हम लोग मंगवाएंगे उस रेशियो में इसको बांट देंगे। तो इसका रेशियो क्या होता है 5:4। तो इसका जो है, जो 10 केमिकल ए है वो 5/9 है इंटू 3840, और केमिकल बी जो है वो कितना है 4/9 इंटू 3840। ये समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या है 10,000 8,000, जिस रेशियो में हम लोग मंगवाए हैं उस रेशियो में केमिकल ए और बी अपना फ्रेट को बांट लेगा। तो 9 4 36 2 9 2 18, फिर पॉइंट में आएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेटर में कर लेना तुम लोग, इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने से तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा 2133, और इसका आएगा 1707, ठीक है। ये पॉइंट में आएगा, तो कैलकुलेटर में कर लेना, तुम लोगों का कैलकुलेटर तो अलाउड है, ठीक है। तो इसका आएगा 1707, इसका आएगा 2133। अब तक समझना क्या क्या किए, परचेज कॉस्ट था दे दिए, उसमें मेरा कस्टम ड्यूटी लगा उसको ऐड कर दिए, रेलवे फ्रेट लगा वो दे दिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई कॉस्ट मेरे पास नहीं दिया हुआ है, बोला इतना ही खर्चा हुआ है। तो टोटल कॉस्ट निकल गया क्या, निकल गया टोटल कॉस्ट। जोड़ दो भैया, कितना आएगा 1,12,133 रुपया, 1,12,133
33 रुपया, और इसका आएगा 1,16,707 रुपया, सॉरी 1,16,107 रुपया। ठीक है, 1,16,107। ये क्या निकला मेरा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यहां तक समझ में आ गया क्या? समझ में आया? बोलो भैया समझ में आया? हाँ। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या देखे थे, रेट पर क्वांटिटी, केमिकल ए केमिकल बी। क्या करेंगे, जो मेरा टोटल कॉस्ट है 112,133 डिवाइड करेंगे इफेक्टिव, जो है इफेक्टिव कितना 9310, जो मेरा इफेक्टिव क्वांटिटी है या फिर जो अवेलेबल क्वांटिटी है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो मेरा रेट पर केजी आ जाएगा 12.04। और सेम इसी का इसका जो टोटल कॉस्ट है 1,16,107 डिवाइड बाय जो अवेलेबल क्वांटिटी है 7526.4 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से मेरा 15.43 आ रहा है। ठीक है, ये हम लोगों का सम्स था। तो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का जो सम्स है वो तुम लोगों को ऐसे करना है, एकदम सिंपल फॉर्मेट में, इसका कोई फॉर्मेट नहीं। अगर फॉर्मेट अच्छा से करना है तो एकदम ऐसे यहाँ से एक लाइन टान देना, यहाँ से एक लाइन टान देना, यहाँ से एक लाइन टान देना, हो गया। यहाँ लिख देना पर्टिकुलर्स, है ना, हो गया। और लिख देना यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव क्वांटिटी, इफेक्टिव क्वांटिटी, और फिर यहाँ पे एक लाइन टान देना, फिर यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट, यहाँ लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी, है ना, हो गया। एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? समझ में आया तो एक लाइक कर दो। ठीक है, अगला और एक सम्स कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसी पे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड पे और एक सम्स करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करें क्या? अगला सम्स फिर से आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे। सम्स ना कुछ पार्ट इस पेज में था, कुछ पार्ट उस पेज में था, इसलिए हम लोगों के इस पार्ट का जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो मेनली यही है, तो ये वाला हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हैं। ठीक है, उस पार कुछ नहीं है, उस पार लिखा हुआ है एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर 32 बी एंटर्ड इन द स्टोर लेजर इन द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर। वो हम लोगों को क्वेश्चन क्या निकालना है वो उसमें बोला हुआ है। ठीक है, मेन टॉपिक इधर दिया हुआ है, हम लोग 200 यूनिट खरीद रहे हैं एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। ठीक है, यही बोल रहा है ना। देखो, अगर 200 यूनिट 5 रुपये कर खरीद रहे हैं तो मेरा 1000 हो रहा है, जिसमें कि 5% का डिस्काउंट है, ना, सॉरी 20% का डिस्काउंट है, तो 20% मतलब यहाँ हो गया 200 रुपया, तो ये आ गया मेरा 800। फिर उस पर ऐड किया हुआ है SGST जो कि है 896 हो गया है, और उस पर ऐड किया हुआ है पैकिंग चार्जेस। कितना है भैया? 50 रुपया, है ना। तो इसका जोड़ के आ रहा है 946। इतना मेरा ये सम्स दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि भैया जो कैश डिस्काउंट मिला 2% का, और यहाँ SGST का मेरे को क्रेडिट मिला है। ठीक है, SGST का मेरे को क्रेडिट है, तो रेट पर यूनिट क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर से देखो। 200 यूनिट हम लोग मंगवा रहे हैं, 5 रुपये करके 1000 रुपया आ रहा है। ठीक है, जिसपे कि 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है।
20% का डिस्काउंट है तो 1000 में से 200 माइनस करके मेरा 800 आया, जिसपे ऐड किया हुआ SGST 96 का 896 हो जा रहा है, पैकिंग चार्जेस 50 रुपीज ऐड किया हुआ 946 मेरा टोटल कॉस्ट लग रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो क्वेश्चन है, हम लोग को निकालने बोला है। अब इस पे 2% का और कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, और तो और बोल रहा है कि SGST का हम लोगों के पास क्रेडिट अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का रेट पर यूनिट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर तुम लोगों को बॉक्स बनाना है, हम लोग को परफॉर्मा बनाना है, तो भाई सिंपल सा एक छोटा सा कर लेना। कॉमर्स का बच्चा को लाइन टानना बहुत अच्छा से आना चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, है ना। कॉस्ट पर यूनिट निकालना तो नहीं देंगे। अच्छा, अब इसमें देखो, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जब हम लोग डिस्काउंट पढ़ा रहे थे प्रीवियस वीडियो में, देख लेना जाके, इससे पहले दिया हुआ है, जो कि हम लोगों का मटेरियल पार्ट 3 है, पार्ट 4 चल रहा है, 3 में दिया हुआ है। डिस्काउंट जब हम लोग करते हैं ना, डिस्काउंट मेरा 200 का दिया हुआ है, मेरा डिस्काउंट 200 का दिया हुआ है, तो हम लोग ना सीधा ये नेट ले लेंगे, सीधा नेट ले लेंगे। हम लोग को ग्रॉस लेके झमेला नहीं करना है, हम लोग सीधा लिखेंगे परचेज कॉस्ट नेट कितना है भैया, 800 रुपया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। SGST क्रेडिट अवेलेबल है, नहीं लिखेंगे। पैकिंग चार्ज में ध्यान से देखो, 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्स है। क्या है? 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्स। अभी हम लोग देखें, अगर बॉक्स रिटर्न नहीं होता है, तो सारा चार्जेस हम लोग जोड़ देंगे, तो ऐड करेंगे पैकिंग चार्जेस, कितना 50, कितना हो गया भैया 850। समझ में आया क्या? अच्छा, दो चीज देखो, दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है। पहला तो कैश डिस्काउंट मिल रहा है हमको 2% का, कैश डिस्काउंट मिल रहा है 2% का। कैश डिस्काउंट 2% हम लोग पहला दिन ही देखे, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। कैश डिस्काउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, वो अकाउंटेंट देखेगा, ये हम लोगों को देखना ही नहीं है। कैश हम लोगों को देखना ही नहीं है, कैश डिस्काउंट हम लोगों को करना ही नहीं है। इग्नोर मारो इसको इसलिए हम लोग इग्नोर मार दिए, इसको क्या किया, इग्नोर मार दिए। तो इसका एंट्री तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये कैश है, वो फाइनेंशियल का काम है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम है, वो लोग देखेगा, ठीक है। हम लोगों का इसमें कोई काम नहीं है। और तो और बोल रहे SGST जो है, SGST का क्रेडिट अवेलेबल है, क्रेडिट जब अवेलेबल है, यहाँ ऐड किया हुआ है ना, तो हम लोग इसको इग्नोर मार देंगे, हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल है, हमको वो माइनस हो जाएगा मेरा, तो इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर ये ऐड किया हुआ है, नहीं जोड़ रहे, मतलब एक्सक्लूड हो गया। अभी हम बोले थे अगर हम लोगों का SGST का क्रेडिट अवेलेबल है तो हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ जोड़ा हुआ हम लोग नहीं लिख रहे, इसका मतलब ही वो माइनस हो गया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना आया, इसमें 850 आया। हम लोग क्वांटिटी परचेज कितना किए भैया, बोलो, क्वांटिटी कितना परचेज किए, 200 यूनिट, है ना भैया, यहाँ 200 यूनिट परचेज किए हम लोग। टोटल कॉस्ट 850 है, टोटल क्वांटिटी परचेज मेरा 200 यूनिट है ना। तो हम लोग रेट पर यूनिट निकाल देंगे, क्या निकल जाएगा, 850 डिवाइड बाय 200 कितना आएगा। तो जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ कितना आएगा, बोलो कमेंट में टाइप करो कितना आएगा। हो गया क्या? चलो 4.25। मतलब हम लोग कितना करके अपना बुक्स ऑफ जो भी हम लोगों का स्टोर लेजर होगा उस पर कितना करके हम लोग लिखेंगे, 4 रुपया 25 पैसा मेरा इसको खरीदने का चार्ज लगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट मेरा यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट हम लोग यहाँ पे खत्म कर दिए, सम्स कर लिए हम लोग, बहुत अच्छा से सबका थ्योरी समझ गए, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, मटेरियल इशू क्या होता है, ये सब हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम लोगों को सपोर्ट करो, और तो और ऐसे कंटेंट के लिए हम लोगों को फॉलो करो।